हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे पिछले टॉपिक से आगे, अर्थात हम गवर्नर तथा गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने 8 गवर्नर जनरल के बारे में बात कर ली थी। उसी के आगे हम पार्ट 2 के अंदर आगे के गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में बात करेंगे। 9वें नंबर के हमारे गवर्नर जनरल जॉन एडम। यदि आपने इससे पहले वह पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखिए। 1823 एक साल के लिए गवर्नर जनरल बनते हैं। जॉन एडम ने क्या प्रेस की पर प्रतिबंध लगाया था। जॉन एडम ने क्या किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के कारण जो हमारे राजा राम मोहन राय थे, जिन्हें भारतीय जो अग्रदूत कहते हैं, भारतीय जो पुनर्जागरण है उसके अग्रदूत भी कहते हैं, इनका एक समाचार पत्र आता था मिरातुल अखबार, ये बंद हो गया था। तो जो हमारे जॉन एडम है, उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण क्या, राजा राम मोहन राय का एक न्यूज़पेपर था मिरातुल अखबार, वह बंद हो जाता है। मिरातुल अखबार की बात कर रहे हैं तो वो उसकी भाषा क्या थी, फारसी, अर्थात तो वह फारसी भाषा में छपता था। मिरातुल अखबार एक साप्ताहिक अखबार था, सप्ताह में एक ही बार छपता था। मिरातुल अखबार हर शुक्रवार को छपता था। जॉन एडम ने किया कि राजा राम मोहन राय के लिए कहा था कि राजा राम मोहन राय के ईसाई के समकक्ष ईसाई है और हिंदू के समकक्ष हिंदू। मतलब वो ये कहते थे कि जॉन एडम क्या कहते थे, राजा राम मोहन राय जब ईसाई के सामने जाते थे तो ईसाइयों की बातें करते थे, अर्थात इस उनको देखकर कभी भी नहीं लगता था कि वे ईसाई नहीं है। और जब हिंदुओं के सामने जाते थे तो हिंदुओं की जैसी बातें करते थे, तो उनको देखकर यह भी नहीं लगता था कोई हिंदू नहीं है। तो ये जॉन एडम की बात है। जॉन एडम ने क्या किया, मिरातुल अखबार को बंद करवा दिया था। अगले हमारे गवर्नर जनरल है 10वें लॉर्ड एमहर्स्ट, जिनका शासनकाल 1823 से 1828 तक रहा। कब से कब तक, 1823 से 1828 तक इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड एमहर्स्ट की बात करते पहले गवर्नर जनरल थे जो मुगल बादशाह से बराबरी के स्तर पे मिलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स कहते हैं पहली बार तो, लेकिन हमारे लॉर्ड एमहर्स्ट है, ये क्या करते हैं, पहले गवर्नर जनरल बनते हैं जो मुगल बादशाह से क्या है, बराबरी के स्तर पे जाके मिलते हैं। अब इनके टाइम पे हमारे पहला आंग्ल बर्मा युद्ध लड़ा गया था। पहला आंग्ल बर्मा युद्ध किसके समय पे लड़ा गया, लॉर्ड एमहर्स्ट के समय पे लड़ा गया था। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करें तो इस युद्ध के समय बैरकपुर छावनी के जो 4147वीं नेटिव इन्फेंट्री अर्थात जो पैदल सैनिक है, इनके सैनिकों ने कल्ली वज्जे के जो नियम है उनके अनुसार विद्रोह कर दिया, अर्थात वो समुद्री यात्रा नहीं करना चाहते थे। समुद्री यात्रा का अर्थ है कि वे जो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी है उसको पार करके आगे नहीं जाना चाहते थे। तो हमारे जो बैरकपुर छावनी के जो 47वीं जो नेटिव इन्फेंट्री है, अर्थात तो पैदल सैनिक है, उन्होंने मना कर दिया कि वह गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके हमारे बर्मा की तरफ नहीं जाएंगे। अर्थात ये हमारी कौन सी अवधारणा थी, कल्ली वज्जे की अवधारणा। कल्ली वज्जे की अवधारणा क्या कहती है, वो ये कहती है कि यदि कोई भी हिंदू यदि समुद्र पार करके दूसरी तरफ जाता है तो वह हिंदू नहीं रहेगा, अर्थात वह क्या है, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अब क्या है, बर्मा से अंग्रेजों के द्वारा एक संधि की गई और वो थी हमारी यान्दबू या यांडबू की संधि। इस संधि के द्वारा हमारा पहला आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त हो जाता है। तो यान्दबू या यांडबू की संधि की बात करें तो बर्मा ने मणिपुर और भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इस संधि के अनुसार क्या है, पहले बर्मा के अंडर आते थे हमारे मणिपुर और दूसरे क्षेत्र, तो अंग्रेजों ने भारत के अंदर ये क्षेत्र अपने अंदर मिला लिए। बर्मा ने क्या किया, मणिपुर और भारत के अन्य क्षेत्रों पर अपना अधिकार क्या समाप्त कर लिया, और ये अधिकार अब किसको मिल गए, भारत को। अंग्रेजों ने बर्मा के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। अब हमारे गवर्नर जनरल बात करते हैं। पहले क्या होते थे, बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे। अब जो बंगाल के गवर्नर जनरल है उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसकी बात करें तो हमारा 1833 का जो चार्टर एक्ट था, 1833 के चार्टर एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या हुआ, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था इसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक की बात करें तो विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। विलियम बेंटिक क्या है, हमारे भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। विलियम बेंटिक की बात करें, इन्हीं की बात कर रहे थे। 1828 से 1835 तक इनका शासन काल रहा था। जो भारत के गवर्नर जनरल है पहले तो विलियम बेंटिक है, इनका शासनकाल 1828 से 1835 तक रहा। भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में ये आए थे। 1833 का जो चार्टर एक्ट है उसके अनुसार विलियम बेंटिक को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। विलियम बेंटिक ने क्या किया, व्हिग दल का सदस्य भी था।
विलियम बेंटिक क्या थे? व्हिग दल के सदस्य थे। विलियम बेंटिक बेंथम और मिल इनके जो उपयोगितावादी सिद्धांत था उसमें विश्वास रखते थे। कौन सा सिद्धांत था? बेंथम और मिल का उपयोगितावादी सिद्धांत था, उसके अंदर विश्वास रखते थे, जिसके अनुसार क्या है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की अवधारणा दी जाती है। क्या कहते थे? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिलना चाहिए। विलियम बेंटिक क्या थे? बेंथम के अनुयायी थे। विलियम बेंटिक बेंथम को पत्र भी लिखा करते थे और कहा जाता था कि वैचारिक रूप से वो वहाँ पे शासन करते थे। अर्थात विलियम बेंटिक वैसे तो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, लेकिन शासन या शासन की जो पद्धतियां हैं ये हमारे बेंथम के अनुसार ही हुआ करती थी। अर्थात बेंथम की जो बातें थी उन्हीं के अनुसार शासन किया जाता था। विलियम बेंटिक ने अफीम के जो व्यापार है इसका नियमन किया। अफीम का व्यापार है इसको रेगुलेट किया। केवल बॉम्बे बंदरगाह से अफीम का व्यापार किया जा सकता, अर्थात किसी भी और बंदरगाह से नहीं, केवल बॉम्बे का जो बंदरगाह था उसी से अफीम का व्यापार होता था। फिर बात करें विलियम बेंटिक की, तो विलियम बेंटिक ने कॉर्नवालिस के द्वारा स्थापित जो भ्रमणशील 4 अदालतें थी उन 4 अदालतों को बंद कर दिया। न्यायालय में जो फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था, फारसी के स्थान पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग भी किया जाना शुरू हो गया। 1935 में विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की। 1935 में क्या किया? विलियम बेंटिक ने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, और ये जो कॉलेज था ये भारत का पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है। जो कॉलेज है ये भारत का पहला मेडिकल कॉलेज माना जाता है। 1835 में अंग्रेजों को भारत की प्रशासनिक भाषा बना दी गई। अंग्रेजी भाषा है, इसको भारत की प्रशासनिक भाषा बना दिया गया। विलियम बेंटिक प्रेस पर प्रतिबंध के खिलाफ थे। विलियम बेंटिक क्या चाहते थे कि प्रेस पर कभी भी प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको वैसे भी पता है ये बेंथम के विचारों के समर्थन करते थे और बेंथम कभी भी विचारों को रोकना नहीं चाहता था। विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1934 में कुर्ग और कछार इनको अंग्रेजी रियासत में मिला लिया। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि जो मैसूर है, कुर्ग है और कछार है, इनको भारतीय रियासत के अंदर या अंग्रेजी साम्राज्य के अंदर किसने मिलाया? तो ये हमारे विलियम बेंटिक थे। इन्होंने 1931 में तो मैसूर को, 1934 में कुर्ग और कछार को अंग्रेजी रियासत में मिला लिया। विलियम बेंटिक ने मैसूर पर कुशासन का आरोप लगाया। विलियम बेंटिक ने क्या किया? मैसूर पर कुशासन का आरोप लगाया और उसको ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर मिला लिया। 1833 में चार्टर एक्ट के अनुसार, 1833 का चार्टर एक्ट है, उसके अनुसार मैकाले को विधि सदस्य के रूप में भारत आया था। मैकाले क्या था? विधि सदस्य, जो हमारे लॉ मेंबर है, इसके रूप में भारत आया था। मैकाले ने भारत में कानूनों का संहिताकरण या कोडिफिकेशन करवाया। तो मैकाले ने क्या किया? जो हमारे कानून है तो कानूनों का संहिताकरण या कोडिफिकेशन करवाया। जो हमारे विलियम बेंटिक है इन्हीं के टाइम पर हमारा सती प्रथा का कानून बनाया गया। सती प्रथा कानून की बात करें तो 1829 में धारा 17 के तहत, 1829 में धारा 17 के तहत बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। बंगाल में सती प्रथा पर रोक हमारे राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगाई गई थी। किसके प्रयासों से? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हमारे बंगाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 1830 में संपूर्ण ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। 1830 में क्या हुआ? पूरे पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। जो हमारा राधाकांत देव थे, इन्होंने सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उस पर रोक, उसका विरोध किया था। किसने? राधाकांत देव। आप ये सोचते होंगे राधाकांत देव के द्वारा इस तरह की जो विरोध क्यों किया गया? क्यों? क्योंकि उस समय समाज का इतना प्रोग्रेसिव या इतना प्रगतिशील नहीं था, और जो हमारे सुधार हो रहे थे इन सुधारों को वह समझ नहीं पा रहा था। वह यह मानता था कि अंग्रेजों के द्वारा उनकी जो सांस्कृतिक और रीति रिवाज है और समाज है उसके ताने बाने को छेड़ा जा रहा है, अर्थात उसको विकृत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए शायद हो सकता है इसी वजह से उन्होंने विरोध किया हो। राधाकांत देव की बात करें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट आदमी थे, क्योंकि उनके द्वारा एक संगठन चलाया जाता था जिसका नाम था धर्म सभा। तो राधाकांत देव की द्वारा कौन सा संगठन चलाया जा रहा था? हमारे धर्म सभा। इन्हीं के टाइम पर हमारे ठगी प्रथा, कौन सी प्रथा? ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया। विलियम बेंटिक ने ठगी प्रथा का उन्मूलन या सप्रेस कर दिया गया। कर्नल स्लीमैन की बात करें तो इसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का उन्मूलन किया गया। यदि आप ठगी प्रथा के बारे में ठीक से जानना चाहते हैं तो एक मूवी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो हमारे आमिर खान की, अमिताभ बच्चन की, तो ये एक मूवी है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, उसको देख सकते हैं। उसमें क्या है, ये जो प्रथा है इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया गया है, आपको अच्छी लगेगी। वैसे तो फ्लॉप हो गई थी लेकिन अच्छी लगेगी। फिर आती है हमारे आंग्ल प्राच्य विवाद।
1813 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें भारत में शिक्षा के विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए का खर्च करने की बात कही गई। हमारा 1813 में चार्टर एक्ट आया था। उस चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास के लिए हर साल 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1833 में के चार्टर में भारत में शिक्षा के विकास के लिए हर साल 10 लाख रुपए का प्रावधान कर दिया गया, अर्थात 1 लाख का प्रावधान बढ़ा के 10 लाख का प्रावधान कर दिया। लेकिन इसके उपयोग को लेकर हमेशा विवाद होता रहता था कि अब 1 लाख की जगह 10 लाख तो खर्च कर देंगे, लेकिन इसमें क्या हमेशा विवाद चलता रहता था। इसके लिए एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया, जिसमें 5 सदस्य तो अंग्रेजी समर्थक थे और शेष 5 सदस्य संस्कृत और फारसी भाषा के सदस्य समर्थक थे, तथा एक समिति बनाई गई लोक शिक्षा समिति, जिसमें 5-10 सदस्य हुए, जिसमें 5 सदस्य तो अंग्रेजी के समर्थक और शेष 5 सदस्य संस्कृत और फारसी के समर्थक थे। विलियम बेंटिक ने मैकाले को लोक शिक्षा समिति, जो मैकाले जो विधि सदस्य बन के आया था, उस मैकाले को लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया। फिर 2 फरवरी में मैकाले ने कहा कि सबकी न मानी हमारी मानी, तो उन्होंने कहा एक मैकाले स्मरण पत्र, मैकाले मिनट्स जारी किए जाते हैं। मैकाले ने अपना प्रसिद्ध प्रिवेशन या फिर निस्संदन सिद्धांत दिया, जिसे वेल नॉन ट्रिकल डाउन थ्योरी भी कहते हैं। क्या है जो निस्संदन सिद्धांत है, ट्रिकल डाउन थ्योरी, वो उन्होंने दी। किन्होंने? हमारे मैकाले ने, जिसे मैकाले स्मरण या मैकाले मिनट्स कहते हैं। अब मैकाले के जो विप्रिवेशन है या फिर निस्संदन सिद्धांत है, इसके तहत भारतीय उच्च वर्ग को अंग्रेजी माध्यम में पाश्चात्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारा ऊपर का वर्ग है इसको तो पाश्चात्य अंग्रेजी शिक्षा दी जानी चाहिए, और फिर यहाँ से क्या छन छन के जो भारतीय हैं उनमें शिक्षा जाती रहेगी, उनमें क्या शिक्षा जाती रहेगी। तो हमारा ट्रिकल डाउन थ्योरी या फिर हमारे निस्संदन सिद्धांत है। उच्च वर्ग से ये शिक्षा टपक टपक कर छन छन कर जनसाधारण तक पहुंचेगी। आप ये भी ध्यान रखिए, ये सारे वीडियो बनाए जा रहे हैं अभी, ये एक तरह से रिवीजन मोड के वीडियो है, थोड़े फास्ट बनाए जा रहे हैं ताकि कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन किया जा सके। 7 मार्च 1835 को मैकाले के जो प्रिवेशन है निस्संदेह सिद्धांत को सरकार ने स्वीकार कर लिया। बाद में गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा प्रिवेशन निस्संदेह सिद्धांत को लागू किया गया। किसके द्वारा? लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। अब बात करें लोक शिक्षा समिति का गठन हुआ था, जिसमें 5 सदस्य तो हमारे अंग्रेजी के समर्थक और 5 सदस्य क्या थे? फ्रांस और फारसी और संस्कृत के समर्थक थे। अब लोक शिक्षा समिति के जो अंग्रेजी के समर्थक कौन कौन थे? खुद लॉर्ड विलियम बेंटिक, मैकाले, ये हमारे वो थे ही क्या कहते हैं अध्यक्ष, मोनरो, एल्फिंस्टन, ट्रेवेलियन और राजा राम मोहन राय। आप ये सोचते हैं कि राजा राम मोहन राय क्यों थे इसके अंदर? क्योंकि राजा राम मोहन राय क्या थे? पश्चिम को पूर्व से जोड़ना चाहते थे, अर्थात वह अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे। वे वैसे खुद भी जमींदार थे, तो वह अंग्रेजों की कुछ बातों का हमेशा विरोध नहीं कर सकते। फिर बात करें अंग्रेजी के जो विरोध करते थे अर्थात जो प्राच्य भाषा के समर्थक थे, तो जेम्स प्रिंसेप, तो आपको पता होगा जेम्स प्रिंसेप ने जो हमारे अशोक के जो अभिलेख थे उनका अनुवाद किया था भारतीय भाषा में। थॉमस प्रिंसेप और विल्सन, ये तीनों कहते हैं हमारे प्राच्य या फिर हमारा ओरिएंटल लैंग्वेज है, इनके समर्थक थे। तो अब धीरे धीरे सभी ने तय किया कि अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया जाए। तो अंग्रेजी शिक्षा को लागू करने के क्या कारण थे? अंग्रेजों ने सोचा यदि अंग्रेजी शिक्षा लागू की जाएगी तो हमें सस्ते कर्मचारी मिल जाएंगे जो भारतीय हैं, उनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी सिखा दी जाए और फिर थोड़ा बहुत काम सिखा के उनको कर्मचारी बना लिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ते कर्मचारी मिल जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जो प्रशासनिक सुधार है उनको आसानी से लागू कर सकेगी। क्यों? क्योंकि पहले तो क्या होता था, अंग्रेजों के द्वारा जब भी प्रशासनिक सुधार किए जाते थे तो वह जनता को समझ में नहीं आते थे, किसानों को समझ में नहीं आते थे। अब यदि वो अंग्रेजी भाषा सीख जाएंगे तो उनके जो सुधार है वो आसानी से लागू हो पाएंगे। शिक्षा के माध्यम से भारतीयों की मानसिकता बदली जा सकेगी ताकि वे अंग्रेजी राज्य के समर्थक बन जाए। अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक बन जाएंगे। अंग्रेजी शिक्षा की वजह से क्या होगा? भारतीय अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक बन जाएंगे, अर्थात जो उनके कपड़े हैं, उनकी जो रहन सहन, बोली, भाषा, रिवाज, तो इनको पसंद करना शुरू कर देंगे, जिससे अंग्रेजों का व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना बहुत आसान हो जाएगा। तो अंग्रेजी शिक्षा लागू करने के क्या कारण थे? पहला तो अंग्रेजी शिक्षा, ईस्ट इंडिया कंपनी को सस्ते कर्मचारी मिल जाएंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी अपने प्रशासनिक सुधारों को आसानी से लागू कर पाएगी। शिक्षा के माध्यम से भारतीय की मानसिकता बदली जा सकेगी ताकि वे अंग्रेजी राज्य के समर्थक हो जाएं।
अंग्रेजी शिक्षा के कारण भारतीय अंग्रेजी संस्कृति के समर्थक बन जाएंगे, जिससे अंग्रेजों का व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना आसान हो जाएगा। अब ये तो शिक्षा व्यवस्था के अंदर इसको लागू कर दिया। अब आते हैं हमारे चार्ल्स मेटकॉफ, जिनका शासनकाल 1835 से 1836 तक रहा। चार्ल्स मेटकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। चार्ल्स मेटकॉफ को क्या कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब चार्ल्स मेटकॉफ की बात करें तो चार्ल्स मेटकॉफ ने 1818 में राजस्थान की जो रियासतें इनके साथ संधि करने के लिए अंग्रेजों की तरफ से प्रतिनिधित्व किया था। चार्ल्स मेटकॉफ ने 1818 में जब राजस्थान की रियासतों से संधि की जा रही थी, उस समय अंग्रेजों की तरफ से कौन आया था? चार्ल्स मेटकॉफ। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है। फिर हमारे जो भारत के गवर्नर जनरल आते हैं, लॉर्ड ऑकलैंड। क्या? लॉर्ड ऑकलैंड। तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कलकत्ता से दिल्ली के बीच में जीटी रोड, ये ग्रांड ट्रंक रोड है जो हमारे शेरशाह सूरी के टाइम से ही चलती आ रही थी, तो उसे पुनर्निर्माण करवाया। इन्हीं के टाइम पे प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लड़ा गया। क्या? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इन्हीं के टाइम पे लड़ा गया, जो 1839 से 1842 तक लड़ा गया था। अब इस युद्ध की क्या क्या कारण थे? अफगानिस्तान का शासक जो दोस्त मोहम्मद था, ये रूस से दोस्ती कर रहा था। जो हमारा अफगानिस्तान का शासक था दोस्त मोहम्मद, तो ये रूस से दोस्ती कर रहा था। और अंग्रेज क्या थे? ये 1842 के आसपास में ये नहीं चाहते थे कि भारत के आसपास वाले क्षेत्र में रूस का शासन बढ़े या रूस का प्रभाव बढ़े। तो इस वजह से भारत में अंग्रेजों के द्वारा अफगान पर युद्ध कर दिया गया। इससे हमारा पहला आंग्ल अफगान युद्ध होता है 1839 से 1842 तक। 1809 में अफगानिस्तान का जो शहजादा था राजकुमार शुजा, भागकर सहायता के लिए रणजीत सिंह के पास आ जाता है। शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर का हीरा भेंट किया। बाद में शुजा भागकर अंग्रेजों के पास चला गया। क्यों? क्योंकि रणजीत सिंह से उसकी पार नहीं पड़ती है, रणजीत सिंह उसकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते। तो फिर शुजा क्या होता है? जो भागकर किसके पास आ जाता है? अंग्रेजों के पास आ जाता है। तो इस तरह तीनों के द्वारा मिल गया, अर्थात 1839 में शुजा, रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी तीनों एक जगह इकट्ठे होते हैं और उनके मध्य क्या है? एक समझौता होता है। ठीक है, इनके बीच में एक समझौता होता है और अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया। तो तीनों समझौता करते हैं, इकट्ठा होते हैं, बातचीत करते हैं, फिर क्या करते हैं? अफगानिस्तान पर हमला कर देते हैं। शुरू में अंग्रेजों को अफगानिस्तान में सफलता मिली और अंग्रेजों की सहायता से शुजा क्या है? अफगानिस्तान का राजा बन जाता है। बाद में क्या है? अफगानों ने शुजा की हत्या कर दी, क्योंकि सभी को पता है अफगान क्या है, जो जबरदस्ती से किए हुए चीजें होती है उनको स्वीकार नहीं करते। तो बाद में क्या? अफगानों ने शुजा की हत्या कर दी। इसके बाद अंग्रेज युद्ध में हारना शुरू कर देते हैं। अगले हमारे गवर्नर जनरल आते हैं भारत के, कौन? लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलनबरो की बात करें तो 1842 से 1844 तक इनका शासनकाल रहा। 1843 में सिंध का जो ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया गया। 1843 में क्या हुआ? सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय कर दिया गया। सिंध हमारे पाकिस्तान के 5 राज्यों में से एक राज्य है। ये हमारे जो पंजाब और जो जम्मू वाला क्षेत्र है इससे लगने वाला राज्य है। यह विलय क्या? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में हुआ था। तो सिंध का जब भारत में विलय किया गया 1843 में, वो विलय क्या? चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में किया गया था। चार्ल्स नेपियर ने सिंध विलय को अफगानिस्तान अभियान की पूंछ कहा था। अर्थात हाथी हाथ नहीं आया, हमें पूंछ तो आई। अर्थात हमने अफगानिस्तान पे तो काबू नहीं किया, कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन हमने सिंध पर तो कर ही लिया। 1843 में धारा 5 के तहत, धारा नहीं धारा है ये, 1843 में धारा 5 के तहत दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। अर्थात धारा है 5, तो ये धारा नहीं है, धारा है। तो धारा 5 के तहत क्या किया गया? दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। और दास प्रथा थी, इस पर प्रतिबंध की घोषणा 1833 का चार्टर एक्ट था उसमें कर दी गई थी। इसके तहत क्या? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दास बना के नहीं रख सकता। वह वेतनभोगी हो सकते हैं लेकिन दास बनाकर नहीं रख सकता है। तो इसे 1843 में दास प्रथा का अंत कर दिया गया। अगले गवर्नर जनरल आते भारत के हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। कौन आता? लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम। 1844 से 1848 तक रहते हैं। इनके टाइम पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। क्या? इनके टाइम पे प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है 1845 से 1846 तक के बीच में। कारण क्या है इस युद्ध का? युद्ध के कारण की बात करें तो 1839 में जो हमारे रणजीत सिंह है सिख राजा, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद सिख 2 भागों में बट जाते हैं।
साथ ही साथ अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति है वो तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि अंग्रेज अब रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई है, तो जो सिख साम्राज्य है उसको भारत के अंदर मिलाना चाहते थे। और रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो कैसे थे? अयोग्य थे। अब बात करें रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी के नाम, तो रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन कौन से थे? खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, शेर सिंह और दुलीप सिंह या दलीप सिंह, तो ये थे उनके उत्तराधिकारी थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि जो उनके उत्तराधिकारी थे वो बहुत ज़्यादा कमजोर थे। अब जैसे आक्रमण किया तो एक युद्ध होता है, युद्ध का नाम है सराबाव का युद्ध। सराबाव कहाँ पड़ता है? हमारे पंजाब। युद्ध की बात करें तो 10 फरवरी 1846 को युद्ध होता है। किस किस के बीच है? सिख और अंग्रेजों के बीच है। सराबाव का युद्ध था, इसमें सिख निर्णायक रूप से हार गए। अर्थात पहले तो क्या होता था कि अंग्रेजों से युद्ध लड़ा नहीं है, और युद्ध नहीं लड़ा तो हारने वाली बात नहीं है। अब प्रॉपर युद्ध होता है, प्रॉपर युद्ध में वो हार जाते हैं, और हारने के बाद ये समझ में आ जाता है कि अब सिख साम्राज्य खत्म हो चुका है। अब सिखों ने अंग्रेजों के साथ लाहौर की संधि कर ली। कब लाहौर की संधि कब हुई? 1846 में। किस किस के बीच? अंग्रेज और सिखों के बीच में लाहौर की संधि होती है। अब संधियों में कुछ प्रावधान होते हैं, तो हमारे लाहौर की संधि के क्या क्या प्रावधान थे? सिखों पर 1.5 करोड़ रुपए का युद्ध हर्जाना लगाया गया, अर्थात युद्ध में जो भी अंग्रेजों का नुकसान हुआ है उसके बदले में 1.5 करोड़ रुपए मांगा गया। सिखों ने अंग्रेजों को क्या दे दिया? कश्मीर दे दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर गुलाब सिंह जामवाल को बेच दिया। क्या किया? कश्मीर किसको भेज दिया? गुलाब सिंह जामवाल को कश्मीर भेज दिया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर बात करें जालंधर दोआब। कौन सा? जालंधर दोआब ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। सिख सैनिकों की संख्या कम कर दी गई, जैसे कि हमारे 20,000 पैदल सैनिक और 12,000 सवार सैनिक, ये कम कर दी गई। अर्थात जो सिख साम्राज्य है उसके अंदर जो सिख राजा होगा उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तो पैदल सैनिक रहेंगे और 12,000 सवार सैनिक रहेंगे, अर्थात घुड़सवार वाले। दिलीप सिंह की सुरक्षा के लिए एक सेना लाहौर में हमेशा लगी रहेगी। जो छोटे बेटे थे उनके, रणजीत सिंह के दिलीप सिंह, उनकी रक्षा के लिए क्या एक छोटी सेना हमेशा वहाँ पे रहती थी लाहौर। फिर अगले हमारे भारत के गवर्नर जनरल आते हैं लॉर्ड डलहौजी। कौन? लॉर्ड डलहौजी। इनके शासन की बात करें तो 1848 से 1856 तक इनका शासनकाल रहा। लॉर्ड डलहौजी भारत के सबसे युवा गवर्नर जनरल थे। क्या थे? भारत के सबसे युवा गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी आधुनिक भारतीय मानचित्र का निर्माता था। लॉर्ड डलहौजी क्या था? आधुनिक भारत का मानचित्र का निर्माता था, अर्थात जैसा भारत आज हमें दिखता है तो यह भारत क्या है? हमारे लॉर्ड डलहौजी की ही देन है। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? भारतीय जो रियासत थी इनका ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर दिया। और विलय के दो तरीके थे। एक तो युद्ध के द्वारा विलय कर लिया गया, युद्ध लड़ा, युद्ध जीत गए, युद्ध जीतने के बाद जो रियासत है उसको भारत में मिला लिया गया। दूसरा शांतिपूर्ण तरीके से विलय कर लिया गया। एक तो युद्ध के द्वारा और एक शांतिपूर्ण विलय के द्वारा क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने जो देशी रियासतें थी उनको भारत की रियासत में शामिल किया गया। पहले बात करें युद्ध के जरिए कौन कौन सी रियासतें थी उनको शामिल किया गया। तो हमारी रियासतें कौन कौन सी युद्ध की? और पंजाब, सिक्किम, लोअर बर्मा और पीकू। जो पंजाब है उसको 1849 में, सिक्किम को 1850 में, लोअर बर्मा को 1852 में, और पेगू है, पेगू को 1852 में। तो ये 4 रियासतें हैं जिनको युद्ध के आधार पर विलय किया गया। जैसे सबसे पहले पंजाब आता है। पंजाब की बात करें तो उस टाइम हमारा 1849। कारण क्या? अंग्रेजी सिखों के जो आंतरिक मामलों में अत्यधिक हस्तक्षेप करते थे, इसलिए युद्ध होना अनिवार्य था। मुल्तान का गवर्नर था मूलराज, उसने क्या ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी। मुल्तान का गवर्नर कौन था? मूलराज। तो मूलराज ने क्या किया? एक ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। इस कारण पंजाब में कई अंग्रेजों की हत्या कर दी गई थी। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और कहा कि मैं युद्ध बदले की भावना से ही लड़ूंगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की हत्या करना किसी भी चीज का उपाय नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेज भी हत्या तो नहीं करते थे, वह क्या युद्ध लड़ते थे, युद्ध में हार जीत के आधार पे चीजें तय होती थी। लेकिन जो हमारे गवर्नर मूलराज है उसने ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी। इस वजह से लॉर्ड डलहौजी कहते हैं कि ये तो बहुत गलत बात है। क्यों? क्योंकि अब मैं इसका बदला लूंगा। हमारे अगला युद्ध होता है चिनयान वाला का युद्ध। कौन सा? चिलियान वाला का युद्ध की बात करें
चिलियान वाला कहाँ पड़ता है? हमारे पंजाब में 1849 में युद्ध लड़ा जाता है। चिलियान वाला का युद्ध किसके के बीच में? सिख और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। चिलियान वाला के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति थे हमारे गफ। कौन थे हमारे सेनापति? गफ। चिलियान वाला का युद्ध कैसा युद्ध था? अनिर्णायक था, जिसमें न तो सिख जीते न ही अंग्रेज जीते। चिलियान वाला युद्ध में गफ ने जीत का दावा तो किया था, लेकिन वह जीतता नहीं है। इस पर लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, ऐसी जीत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। क्यों? गफ क्या है? एक झूठी जीत का दावा करती है। अब ये हमारे डलहौजी इस चीज़ को समझ जाते हैं। वो कहते हैं यदि सारे जो हमारे सेनापति है इस प्रकार की झूठे दावे करने लगेंगे तो इस प्रकार की जीत क्या करेगी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। फिर एक युद्ध हमारा गुजरात का युद्ध। गुजरात के युद्ध की बात करें तो गुजरात और पंजाब ये दो एरिया हैं। ये गुजरात क्या है? पाकिस्तान के पंजाब से लगता है। 1849 में सिख और अंग्रेजों के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। गुजरात युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से सेनापति गफ दोबारा कहते हैं कि भैया पहली बार तो हो गया, लेकिन दूसरी बार आपको निराश नहीं करेंगे। तो दोबारा भी क्या है? अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ने के लिए सेनापति गफ जाते हैं। गुजरात युद्ध को तोपों का युद्ध भी कहते हैं। गुजरात युद्ध में सिख निर्णायक रूप से हार गए और अंग्रेज क्या होते हैं? जीत जाते हैं। दिलीप सिंह है जो रणजीत सिंह के सबसे छोटे बेटे थे, उनको पेंशन देकर लंदन भेज दिया जाता है। दलीप सिंह ने क्या इस आवेदन स्वीकार कर लिया। यूरोप में ही दलीप सिंह की फिर मृत्यु होती है। वहीं रहते हैं और वहाँ पे यूरोप में उसकी मृत्यु होती है। अंग्रेजों ने दलीप सिंह को कोहिनूर हीरा भी ले लिया। जो दलीप सिंह के पास कोहिनूर हीरा था, यदि आप लोगों को याद है, तो जो अफगानिस्तान का युवराज था, तो उस युवराज से क्या दिलीप रणजीत सिंह ने क्या कोहिनूर का हीरा लिया था। गुजरात के युद्ध में अंग्रेजों ने चार्ल्स नेपियर को भेजा था। गुजरात के युद्ध में क्या अंग्रेजों ने चार्ल्स नेपियर को युद्ध लड़ने के लिए भेजा था, लेकिन चार्ल्स नेपियर के आने से पहले ही गफ ने क्या किया? युद्ध जीत लिया था और लड़ भी लिया। ये तो हमने देख लिया युद्ध के तरीके से लड़े गए और जीतने के बाद शामिल किए गए क्षेत्र थे। दूसरा आता शांतिपूर्ण तरीके से कौन कौन से विलय किए गए। शांतिपूर्ण तरीके से किए गए विलय की बात करें तो ये इसे गोद निषेध नीति या व्यक्तिगत नीति या हड़प नीति भी कहते हैं, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति भी कहते हैं। इसी नीति को क्या बोलते हैं? गोद निषेध नीति, विलय की नीति, व्यापक नीति, हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। अब क्या हुआ? हमारे लॉर्ड डलहौजी थे, तो लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांटा। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? तो भारतीय रियासतें थी, इनको 3 भागों में बांटा। पहली रियासतें वो होती थी जो अंग्रेजों के आने से पहले स्वतंत्र थी। वो क्या थी? जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों के आने से पहले स्वतंत्र थी और बाद में अंग्रेजी से संधियां कर लेती। दूसरी वो रियासतें जो पहले मराठों या फिर मुगलों के अधीन रहा करती थी। जो क्या है? पहले क्या है? या तो मुगलों के या फिर मराठों के अधीन होती थी, बाद में वो जाके वो अंग्रेजों के अधीन हो गई। तीसरी वो रियासतें जिनको अंग्रेजों ने ही बसाया है। तो पहली रियासतों के श्रेणी के जो रियासतें थी उनको गोद लेने का पूरा अधिकार था। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले वो स्वतंत्र थी, तो आज भी उनको स्वतंत्र माना जाएगा। लेकिन अंग्रेजों से उन्होंने संधि कर ली, तो अब उन पर क्या है? गोद लेने का अधिकार उनके पास होगा। दूसरी और तीसरी रियासतों के जो राजा है वो क्या है? गोद लेने से पहले अंग्रेजों से पूछना पड़ेगा। अंग्रेज यदि मना कर देंगे तो गोद नहीं ले सकते उत्तराधिकारी। दूसरी श्रेणी की रियासतों को यथासंभव अनुमति दे दी जाएगी, लेकिन तीसरी श्रेणी का तो विलय कर लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उनको तो बसाया ही अंग्रेजों के द्वारा गया था। अब इस तरीके से कौन कौन सी रियासतें थी जिनका अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया? तो ये शांतिपूर्ण तरीके से विलय की बात कर रहे हैं। सतारा महाराष्ट्र का था 48 में, 1848 में जैतपुर उत्तर प्रदेश में के द्वारा में जो हमारा 1849 को, संबलपुर उड़ीसा के को 1849 में, बघाट हिमाचल प्रदेश ये 1850 में, उदयपुर हमारे राजस्थान में, एक उदयपुर हमारे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र वाला उदयपुर है और महाराष्ट्र का मध्य प्रदेश वाला जो उदयपुर है इसको 1852 में, झांसी वाला मध्य प्रदेश का झांसी क्षेत्र 1853 में, नागपुर महाराष्ट्र 1854 में, करौली राजस्थान 1855 में। तो इस तरह ये वो क्षेत्र है जिनको गोद निषेध नीति या हड़प नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर करौली को वापस दे दिया गया था। करौली में क्या थे? जो हमारे पिंडारी थे, अमीर खां पिंडारी, तो उनके शासन था, तो उनको क्या वापस दे देते हैं। किसके कहने पर? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर करौली को वापस दे दिया जाता है।
सॉरी, करौली में हमारे भंडारी नहीं थे, करौली में दूसरे थे। करौली पे तो कौन थे? मदन पाल। क्यों? क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, हमारे करौली के शासक थे ना मदन पाल, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। इसी वजह से जो उनका जो विलय था अंग्रेजी साम्राज्य में, उस विलय को रद्द कर दिया गया था। अब बात करें 1856 की, तो 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अवध के विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। 1856 में क्या हुआ? कुशासन का आरोप लगाया और लॉर्ड डलहौजी ने अवध का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। और ये विलय के आउटरम की एक रिपोर्ट थी, इसके आधार पर किया गया था। अर्थात जो आउटरम था, अंग्रेज अधिकारी, इसने ये रिपोर्ट दी कि जिसमें अवध को ऐसा बताया गया कि जिसमें क्या कुशासन चल रहा है। अवध के जो ब्रिटिश भारत में विलय के समय आउटरम वहाँ का रेजिडेंट हुआ करता था। जो हमारे संधियों का एक नियम होता था कि एक व्यक्ति को संधि के बाद क्या उस राज्य के अंदर क्या है, रेजिडेंट बन के रहना पड़ता है। आउटरम से पहले अवध का रेजिडेंट कौन था? स्लीमैन। अर्थात स्लीमैन को हटाकर आउटरम को अवध का रेजिडेंट बना दिया गया। 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि एक दिन यह चेरी, एक ग्लास फल है, यह मेरे मुंह में आके ही गिरेगा। अर्थात उस जो है इस तरह की मंशा था। अवध के जो नवाब है, क्या अवध के जो नवाब है नवाब वाजिद अली शाह, और नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। वाजिद अली शाह ने लखनऊ में केसर बाग का निर्माण करवाया था। बड़ा इमाम बड़ा, छोटा इमाम बड़ा, लखनऊ की बहुत बड़ी बड़ी प्रसिद्ध इमारतें। बड़ा इमाम बड़ा को लखनऊ की भूल भुलैया कहते हैं। वाजिद अली शाह को ठुमरी कथक नृत्य का जनक भी माना जाता है। ये आप याद रखना। उत्तर भारत के अंदर जो सांस्कृतिक नृत्य की विधाएं, उनमें एक कथक आता है, और वह भी ठुमरी कथक। तो ठुमरी कथक का जनक किसे का माना जाता है? वाजिद अली शाह। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने बकाया धन के बदले हैदराबाद से बरार छीन लिया। अर्थात बरार के द्वारा जब बकाया धन नहीं चुकाया जा रहा था, तो इस वजह से लॉर्ड डलहौजी ने बकाया धन के बदले क्या किया? 1853 में हैदराबाद से बरार को छीन ले दिया। फिर आता है मेरा 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो पुत्र थे, पेशवा नाना साहब, इनकी पेंशन बंद कर दी। जो हमारे पेशवा बाजीराव द्वितीय थे, इनके जो पुत्र थे पेशवा नाना साहब, इनकी पेंशन बंद कर दी। क्यों? क्योंकि बैठे बैठे रहने के लिए कौन पेंशन देता है। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी। क्या क्या? लॉर्ड डलहौजी ने कर्नाटक का जो नवाब था उसकी पेंशन बंद कर दी। 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने तंजौर के राज्य की उपाधि छीन ली। तंजौर का राजा था, उसकी उपाधि मिली हुई थी, उस उपाधि को 1855 में लॉर्ड डलहौजी ने छीन लिया। साथ ही साथ क्या, लॉर्ड डलहौजी ने मुगल बादशाह की उपाधि छीनने का प्रयास किया, लेकिन और लाल किले को खाली करने का आदेश भी दिया कि आप लाल किले में नहीं रह सकते, अब लाल किला आपको खाली करना पड़ेगा। ये किसने कहा? लॉर्ड डलहौजी। ये इतनी हिम्मत उसे कैसे, उसी के अंदर थी। फिर आता है हमारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधार। तो ये सुधार के बारे में हम अगले पार्ट में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।